चलिए स्टूडेंट्स हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू दी सेकंड online lecture of our course BioT 710 Advances in Bioinformatics and initially we discussed about the beginning of bioinformatics. ठीक है. uh, थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री थी, थोड़े से उसमें इनिशियल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की नीड क्या पड़ी, and after that, overall what aspects are covered by the field of bioinformatics. और उस all aspects में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है बायोलॉजिकल डाटा. इस डाटा को हमने उस ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को प्रेजेंट करना है ताकि वो उसको रीड कर सके और एनालाइज कर सके और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सके. ठीक है. सो अगर हम हैपहैज़र्डली डाटा प्रेजेंट करेंगे टू द कंप्यूटर सिस्टम, वो इस चीज़ को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और वो आपको हमेशा एक एरर देगा. ठीक है. सो थ्रू आउट योर लर्निंग आपने देखा होगा कि बीएस के स्टार्ट होते, बल्कि बीएस से पहले भी आप लोग असाइनमेंट्स बनाते थे. एंड थ्रू आउट योर बीएस प्रोग्राम आपने असाइनमेंट्स बनाए. आपको एक चीज़ की बहुत एम्फेसिस किया जाता था, दैट इज़ द फॉर्मेटिंग. और जो गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं टू राइट और टू कंपाइल योर असाइनमेंट, उनको फॉलो करना. ये ट्रेनिंग इस चीज़ की है कि हम जिस एरा में चल रहे हैं, वी नीड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम्स. और यहाँ पे हमारे लिए ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि हम उस वे में अपने जो कन्वर्सेशन है विद द कंप्यूटर उसको प्रेजेंट करें ताकि कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सके. ठीक है. सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स अगेन एक वे ऑफ कन्वर्सेटिंग विद द कंप्यूटर टू डील विद द बायोलॉजिकल डाटा. तो इसलिए यहाँ पे हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि विच टाइप ऑफ डाटा और इन विच फॉर्मेट हम अपने डाटा को इस कंप्यूटर सिस्टम तक प्रेजेंट कर सकते हैं. Still we have around 8 students. Okay. So at the core of all genomic data are the sequence data. ठीक है. हम जब भी बात करते हैं ओमिक्स की, प्रोटियोमिक्स की, जीनोमिक्स की, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, कुछ भी, हमारे पास जो सबसे बेसिक एलिमेंट है दैट इज़ दी सीक्वेंस, मॉलिक्यूलर सीक्वेंस. अ सीक्वेंस डाटा format is a specific layout or arrangement of text, characters, symbols, keywords, and description that identify a sequence and contain information about its various attributes. So जो molecular sequence है, सबसे बेसिक फॉर्मेट तो उसके साथ प्लेन सीक्वेंस. बट मोस्ट ऑफ्टन हम क्या करते हैं, उस सीक्वेंस को लेबल करते हैं विद सम कैरेक्टर्स, सिंबल्स, कीवर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन, और उसको एक ख़ास वे में प्रेजेंट करते हैं ताकि एक डाटा अनलेबल्ड तरीके से आपके सिस्टम तक नहीं पहुंचे. Sequence data file formats are American Standard Code for Information Interchange (ASCII) text files. A typical ASCII file includes text, numbers, and simple signs such as the @ hashtag, dollar sign, parenthesis जिसको हम brackets कहते हैं, etc. that a computer can read and are printable. It has no special formatting such as bold, italics, or underscoring. However,
Most modern ASCII based formats support many additional characters. अब क्या चीज़ है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स को उन्होंने एक नाम दे दिया इसकी फॉर्मेट, ठीक है? और वही हम यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग अ टेक्स्ट जो हम एक डाटा प्रेजेंट करने जा रहे हैं टू द कंप्यूटर, ठीक है? लाइकवाइज एमएस वर्ड में आप इनिशियली जब एक टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती है डेट इज़ कैलिबरी फ़ॉन्ट विद साइज़ 11, कोई बोल्ड नहीं, कोई इटैलिक नहीं, कोई अंडरलाइन नहीं, ठीक है? आफ्टर डाटा ऐड करते हैं, उसके बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स को बोल्ड करेंगे, कुछ को अंडरलाइन, कुछ का टेक्स्ट साइज बड़ा करेंगे, कुछ को इंडेंटेड करेंगे। ये तमाम एट्रीब्यूट्स आप एक ह्यूमन रीडर को वो डाटा प्रेजेंट करने के लिए मेंशन कर रहे होते हैं। कंप्यूटर को ऑन द अदर हैंड ये इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। इट समटाइम्स नीड सम लेबलिंग, लाइक उसके साथ एक कीवर्ड्स या वेरिएबल्स अटैच्ड हों, बस उसके लिए काफ़ी है। बाकी उसको किसी किस्म की फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो हमें फिज़िकली अपीयरेंस नज़र आती है हमारे टेक्स्ट की। तो इसलिए वो डाटा सिर्फ प्लेन टेक्स्ट में हमने कंप्यूटर को प्रेजेंट करना होता है अलॉन्ग विद सम कैरेक्टर्स, जैसे यहाँ पे एट द रेट, हैशटैग और डॉलर साइन लिखा हुआ है। Currently, many sequence formats exist. Some are more common than the others. Most databases that store sequence data and various analysis packages that need sequence input for analysis have developed their own formats for storing the data as well as specific data input formats for analysis. A widely used input sequence format for the purpose of analysis is the FASTA format. A different input sequence format is required by the Philip for phylogenetic analysis. These are discussed below. The first and foremost आपके पास जो बेसिक या सबसे अर्लीस्ट जो फॉर्मेट डिराइव हुआ था फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस, दैट इज द फास्टा फॉर्मेट, प्रोनाउंस्ड समटाइम्स एज फास्ट ए फॉर्मेट, ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर फास्ट ऑल. Many sequence analysis programs such as sequence alignment program need the data to be entered in FASTA format. The minimum amount of input information required in a typical FASTA format is as follow. The first line is the definition or description that starts with a greater than sign, which is a crucial element in FASTA format. ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं एक मॉलिक्यूलर सीक्वेंस को हमने अरेंज करना है इन द फास्टा फॉर्मेट, और उसमें बता रहे हैं कि सबसे जो पहली लाइन है उसको हम डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लाइन कहते हैं, और उस लाइन की पहचान क्या है, दैट स्टार्ट्स विद अ ग्रेटर देन सिंबल, ठीक है? अगर ये सिंबल नहीं होगा, इसके अलावा हम कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे तो सिस्टम इस फाइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एज अ फास्टर फॉर्मेट. Analysis program that need the sequence data input in FASTA format will fail to read the sequence if the greater than sign is not included. ठीक है, वही वाली बात. The greater than sign is followed by a definition which is an identifier of the sequence. There should be no space between the greater than symbol sign and the first letter of the definition line. FASTA format can allow more information on the definition line as shown in the example below. The lines of the text should preferably contain less than 80 characters. A sequence in FASTA format be written with or without gaps. The following are examples of FASTA sequence from actual sequence
ट्रंकेटेड। अब देखें इन्होंने बताया ट्रंकेटेड मतलब कि इन्होंने स्टार्टिंग की एक दो तीन लाइंस बताई हैं और आगे डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास वही चीज़ कंटिन्यू कर रही है। ठीक है। अब एग्जांपल वन अगर तो ये आपके पास एक सिंगल सीक्वेंस एक फाइल में मौजूद है, फिर तो एग्जांपल वन में कोई इशू नहीं है। ठीक है। ग्रेटर देन सिंबल, फिर फौरन से माउस, OP5 प्रोटीन। ठीक है। और उसके बाद उसकी सीक्वेंस स्टार्ट है। अच्छा, इसमें अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो जीन होती है दैट स्टार्ट्स विद विच अमीनो एसिड, ठीक है, या उसका स्टार्ट कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेथियोनीन। ठीक है। तो ऑलवेज मैं स्टूडेंट्स को इस चीज़ के मेक श्योर करवाता हूँ कि आप कभी भी किसी प्रोटीन को देखें विद द सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एम लेटर, इट मीन्स कि ये इस प्रोटीन का फर्स्ट अमीनो एसिड है। ऑल्दो प्रोटीन्स में विद इन द सीक्वेंस भी मैथ्यूनिन एग्जिस्ट कर रहा होता है और देर माइट बी सम ऐसे सीक्वेंस जहाँ पे आपको मैथ्यूनिन स्टार्ट पे ना मिले। ठीक है। ये भी हो सकता है कि मे बी इस मैथ्यूनिन से पहले पहले आपके पास उसका सिग्नल पेप्टाइड हो सकता है। ठीक है। दैट एक्चुअली लीड्स अ प्रोटीन आफ्टर एक्सप्रेशन टू इट्स सबसेलुलर लोकलाइजेशन। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस बट मोर ओवरऑल आप देखेंगे कि डेटाबेसिस में जो प्रोटीन सीक्वेंस स्टार्ट होती थी दैट स्टार्ट्स विद द लेटर एम। एक उसी का ही ये प्रोटीन सीक्वेंस ही एमआरएनए सीक्वेंस है दैट इज स्टार्टिंग विद ATC। ठीक है। अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपके पास चार ATGC दैट रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियोटाइड्स। एग्जाम्पल थ्री में उन्होंने बताया क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें GI 12619376, ये इसका कंप्लीट हो जाएगा आइडेंटिफायर और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है। एग्जाम्पल थ्री हैज़ बोथ द GI विच इज़ जीन info identifier and the gene bank accession number in the FASTA format। अच्छा, NCBI मैंने जैसे बताया कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एक इदारा है। ठीक है। और उसके आइडेंटिफायर्स को नोट डाउन करने के लिए देर आर टू एक्चुअली वेज। वन इज द न्यूमेरिकल वे और वन इज द अल्फा न्यूमेरिकल वे। ठीक है। न्यूमेरिकल इज लाइक योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपके पाकिस्तान में जितने भी आज तक रिलीज़ हुए हैं उनमें किसी भी किस्म की कोई या तो रिपीटेशन नहीं है। ठीक है। बैकग्राउंड में उसका नेटवर्क चेंज हो सकता है लेकिन एक मोबाइल नंबर एज अ होल किसी दूसरे इंडिविजुअल को अलॉट नहीं हो सकता और वो हमारे पास क्या है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एक नंबर है। कितने डिजिट्स का होता है? 11 डिजिट्स का। इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ CNIC नंबर, ठीक है, वो भी आपका यूनिक है और न्यूमेरिकल है एक्सक्लूडिंग दी हाइफेंस। ठीक है। हाइफेंस को हटा दें तो आपके पास अगेन पीछे रह जाता है आपका न्यूमेरिकल एक नंबर। उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 13। ठीक है। मोबाइल नंबर ऑफ 11 डिजिट्स और CNIC नंबर आपका आ गया कितने डिजिट्स का? 13 डिजिट्स का। इसके बाद आपके पास अगर हम देखें पासपोर्ट नंबर, उसमें कुछ लेटर्स आ जाते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ एन अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी एंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक GI नंबर और एक उसका NCBI एक्सेशन नंबर। ठीक है। Note that although the sequence states mRNA, it does not have any U but has T। यूरेसिल होना चाहिए लेकिन उसकी जगह थाइमीन लिखा हुआ है। दिस इज बिकॉज इट इज द सीक्वेंस ऑफ द सेंस स्ट्रैंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री DNA। दिस इज हाउ सीक्वेंसेस आर सबमिटेड इन द न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस। जब हम किसी mRNA
की सीक्वेंस करवाते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, और डीएनए में हमें पता है कि यूरेसिल की जगह थाइमिन आ जाएगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सबमिट किया जाता है टू दी ऑनलाइन डेटाबेसिस। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है? फिलिप, जेट स्टैंड फॉर फाइलोजेनी इन्फ्रेंस पैकेज। फाइलोजेनी इन्फ्रेंस पैकेज, फिलिप, ठीक है, was developed by Dr. Joe of the University of Washington, Seattle in the mid 1980s. Philip is a phylogenetic analysis package that can carry out many different analyses such as parsimony, distance metrics, and likelihood methods, including bootstrapping and consensus tree. फाइलोजेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसमें क्या होता है कि जब हमने किसी भी, इसको आसानी से समझ लें कि जब दो एंटिटीज़ को हमने मैच करना है तो हमारे पास एक पैरामीटर है परसेंटेज का, ठीक है, कि दो नंबर्स, दो माउंटेन्स, ठीक है, आपस में कितनी रिलेटेड हैं, कितनी अनरिलेटेड हैं, कितना इनमें डिफरेंस है। लेकिन जब हमारे पास बात आ जाती है तीन या तीन से ज़्यादा एंटिटीज़ की, तब एक कोरिलेशन एग्जिस्ट हो जाता है। हर एक एंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप may be having an effect of correlation on the other entities of the group, ठीक है। तो इसलिए एक हम लीनियर वे में अपने एनालिसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें काफ़ी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इट्स लाइक ऑल अगेंस्ट ऑल, कि आपको अगर 5 एंटिटीज़ हैं तो हर एक एंटिटी को दूसरी 4 एंटिटीज़ से कंपैरिजन करना होता है, और उसके बाद जो फाइनल एनालिसिस आती है उसके बेसिस पे आप एक कोरिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सिंगल या पेयर वाइज मेथड में आप इस चीज़ को परस्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक एनालिसिस को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बट एक मेथड के बारे में है, और ये जो लाइक्लीहुड मेथड है, बूटस्ट्रैपिंग है, पार्सिमनी है, तमाम स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज हैं टू कैटेगराइज योर डेटा इन सब कैटेगरीज, ठीक है। Data types that can be handled include DNA and protein sequences, gene frequencies, restriction sites, distance matrices. The simplest version of the Philip format file format for methods like parsimony, compatibility, and maximum likelihood programs is shown below. The first line of the input file shows the number of species in this example 4, and the number of characters in this example 16 nucleotides in text format separated by a space only. The information for each species starts with a 10 character species name. If the species name is not 10 characters long, then a space is introduced to make it 10 character equivalent. In the example, H. sapiens has a space before sapiens, but other species names do not have any such space. DNA and protein sequence may start immediately after the species name, and the sequence can be separated by a space such as a space every 10 nucleotides. ठीक है, सो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपके पास आ जाती है चीज़। फर्स्ट आपके पास लाइन में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और नंबर ऑफ स्पीशीज इस तरह आ जाएगा, और उसके बाद आप देख लें कि बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर्स के बाद आपका फ़ौरन से स्टार्ट हो रहा है आपके डीएनए सीक्वेंस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अगेन यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है होमोसेपियंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन स्टार्टिंग विद द ए, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टार्टिंग विद द ए। ठीक है, सो ये ए को कंसीडर कर लें कि ये आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, और देन वी हैव 16 होपफुली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 10, और उसके बाद फिर एक स्पेस और फिर 10, इस तरह से आपके पास ये अरेंज हो जाएगी सीक्वेंस। इसको हम कह रहे हैं फिलिप फॉर्मेट। तो समझाने वाली बात क्या कि अगर आपको सीक्वेंस एनालिसिस करनी है पेयर वाइज, और वहाँ पे या ग्लोबल अलाइनमेंट वाइज, तो वहाँ पे आपको फास्टर फॉर्मेट चाहिए, और अगर आपको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करनी है तो आपको जो फाइल है वो फिलिप फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और ईच फॉर्मेट इज़ एक्चुअली स्पेसिफिक फॉर वन काइंड ऑफ डेटाबेस। तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि किस तरीके से डाटा को हमें अरेंज करना पड़ रहा है टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिस्टम फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस। ठीक है, conversion of sequence formats using in the read seek. Let's go back to the, देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, फिल वक्त 12 हैं। ठीक है, आई होप कि और भी स्टूडेंट्स आए हमारे पास, एक और आगे, नाउ वी हैव 13। Okay, let's continue our lecture. Let me see if this topic is हाँ, ये इसलिए ज़रूरी है कि उसमें इसमें फ़ाइल नेम्स फॉर्मेट्स के नेम्स लिखे हुए हैं। अब एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन करने को जाएँ तो इट मे टेक टाइम। तो देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स जो एक्चुअली ये चीज़ परफॉर्म करते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज अ गिवन सीक्वेंस फॉर्मेट टू any one of the common sequence formats used in sequence analysis or phylogenetic analysis, the read seek program can be used। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, लेकिन one of them is the read seek format। It's a free web-based sequence file format conversion tool that reads the input sequence data and converts the input format to the format chosen by the user in a drop-down menu. A total of 19 different file formats are supported by the ReadSeek. Some examples of common formats supported by the ReadSeek are the GeneBank। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। GeneBank है, EMBL है, FASTA, Philip, PIR, MSF and Clistal। ठीक है, Restrict was developed by some doctor and at Indiana University, और उसका लिंक भी मेंशन है। Various sites of the web maintain mirror sites of Restrict। सही है, इस यही आपके पास जो फॉर्मेट है, ये प्रोग्राम है, ये अदर वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेसेस जीनबैंक, ईएमबीएल एंड डीटीपीजे। जब हम बात करें मॉलिक्यूलर सीक्वेंस की कि वो कहाँ पे अवेलेबल है, उनको कैसे एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्राइमरी डेटाबेसेस हैं वो यही 3 हैं। ठीक है, सो प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेसेस आर आर्काइवल in nature। They contain a raw sequence data from experimental results with some interpretation and explanation, but the data are not curated।
There are also redundancies in the primary databases, that is, the same sequence might be submitted by different labs, sometimes under different names. ठीक है, फिलहाल इन्होंने क्या किया कि एक प्राइमरी डेटाबेस बनाए जहाँ पे दुनिया भर से जो भी रिसर्चर जो भी सीक्वेंस एनालिसिस सीक्वेंसिंग परफॉर्म कर रहा है वो अपना डेटा ऑनलाइन सबमिट करवा रहा है। ठीक है, आर्काइवल मतलब कि उसमें अ, उसमें डाटा ऐड हो रहा है, उसमें से रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें आर्काइव बनती जा रही है, उसमें डाटा ऐड होता जा रहा है होता जा रहा है। और लिखा हुआ है कि नॉट क्यूरेटेड मतलब एक डाटा जो न्यू आने वाला है वो पिछले डाटा को अपडेट नहीं करा, पिछला डाटा भी रहेगा, अगला डाटा भी रहेगा, तो इसमें रिडंडेंसीज हो सकती है। ठीक है, तो इसके तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ओवरऑल आपको तमाम दुनिया भर से एक मॉलिक्यूलर सीक्वेंस का डाटा मिल रहा है। उसके बाद फिर क्या करेगा जीन बैंक, इसमें रिडंडेंसीज को रिमूव करता है। A great majority of protein sequences in the primary databases are derived from computational translation of the open reading frames. क्या कहते हैं कि आपके पास जो जीन सीक्वेंस है, ठीक है, उसके हम बताते हैं कंपोनेंट्स स्टार्टिंग विद द स्टार्ट कोडॉन, फिर उसके बाद जीन आती है, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, और एट द एंड आपके पास स्टॉप कोडॉन्स आते हैं। इस एक पर्टिकुलर रीजन को हम ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं। तो जब हमें पता है कि ए यू जी लिखा हुआ है और उसके आगे फिर ट्रिपलेट्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम उस 64 कोडॉन वाले टेबल से ट्रांसलेट करके डिफरेंट अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो सिंपली जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंसेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेसेस वो आपके पास क्या होती हैं कि कंप्यूटेशनली ट्रांसलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे hence they have not been experimentally verified for the most part. There are three primary databases. They contain all the sequence data for so far generated, which are the gene bank EMBL, also called the EMBL bank, and DNA database of Japan. Gene bank EMBL and DWJ are interconnected. So data submitted to any one of these databases are shared by and hence can be retrieved from all the three. ठीक है, यहाँ पे ये तीन, एक अमेरिकन, एक यूरोपियन, एक जापानीज, तीन डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो प्राइमरी है और दुनिया भर से लोग वहाँ पे अपना सीक्वेंस मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस को अपलोड कर सकते हैं। फिर आ जाती है आपके पास हिस्ट्री अबाउट द जीन बैंक। स्टार्ट हुआ 1979 में। एन सी बी आई का होम पेज का साइज है। ई एम बी एल भी 1974 से पहले स्टार्ट हुआ और फॉलोड बाय सीक्वेंस रीड आर्काइव। ये उसके डिफरेंट वो हैं। इसके अलावा आई एन एस डी सी है जो कि एक कंजोर्शियम है जहाँ पे तीनों जो प्राइमरी डेटाबेस है उनको लिंक किया गया है। डी टी बी जे हैज़ बीन ऑपरेशन सिंस 1986। ठीक है, ये बाद में स्टार्ट हुआ है। हिस्ट्री को आप लोग वैसे बच्चों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और सीक्वेंस सबमिशन इन द डेटाबेसेस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड ड्यूरिंग योर रिसर्च आप क्या करते होंगे कि आप डिफरेंट मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस पे काम कर रहे होंगे। कोई मॉलिक्यूलर मार्कर्स लाइक 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस पे काम करता होगा। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होती है जो कि कंसीडर की जाती हैं एज अ मॉलिक्यूलर मार्कर। RNA polymerase B is also a molecular marker. These all genes are used to identify different newly isolated species. ठीक है, तो उन सीक्वेंस को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, सीक्वेंस करवाते हैं, तो फिर आपको वो सबमिट करवानी होती है टू द डेटाबेसेस। तो उसका यहाँ पे एक आपके पास ओवरऑल सा लेआउट प्रेजेंटेड है। During the early years of these databases, sequence data was obtained from the published literature and
entered manually into the database. GeneBank began accepting direct submissions in 1993. 1993 से पहले क्या हो रहा था कि डिफरेंट रिसर्चर्स अपने जब सीक्वेंस को अपलोड करवाते थे इन साइंटिफिक लिटरेचर, तो वहाँ से मैनुअली इन डेटाबेसेस में चीज़ एंटर हो रही थी, लेकिन 1993 के बाद डायरेक्ट सबमिशन स्टार्ट होगी। अब हम भी अपने लैब से, अपने इवन ऑफिस से जो भी न्यूली आइडेंटिफाइड सीक्वेंस है उसको अपलोड करवा सकते हैं। सीक्वेंस इंफॉर्मेशन कैन बी सबमिटेड टू द databases irrespective of publication of the information in a journal. However, any author reporting the cloning of a gene or an messenger RNA as complementary DNA in a publication need to submit the sequence first to any of the three primary databases. अब 1993 के बाद क्या है कि आप डायरेक्ट सबमिशन तो कर सकते हैं डेटाबेसेस इन तीन में से, लेकिन अगर आपने वही चीज़ लिटरेचर में लिखनी है तो आपको उसके साथ रेफरेंस चाहिए होता है कि आपने इन तीन डेटाबेसेस में से किसी एक में अपने सीक्वेंस को सबमिट करवाया हुआ हो, और उसमें आपको चाहिए क्या, उसका एक्सेशन नंबर, एंड प्रोवाइड दैट एक्सेशन नंबर विद द पब्लिकेशन। जब आप अपना डेटा सबमिट करवाएंगे इन तीनों में से आपको एक एक्सेशन नंबर मिलेगा, और वो एक्सेशन नंबर आप प्रोवाइड करते हैं इन योर पब्लिकेशन। ठीक है। नाउ वी नीड टू स्टार्ट कि एनसीबीआई जीन बैंक में आप सबमिशन कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, कैन बी सबमिटेड टू द जीन बैंक डेटाबेस यूजिंग इट्स वेब बेस्ड सीक्वेंस सबमिशन टूल कॉल्ड दी बैंकेट। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना है इस लिंक पे विच इज़ नोन एज बैंकेट, और वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस किस्म की सीक्वेंस है। फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे और आप प्रोसीड करते जाएंगे। ये वाली जो चीज़ है ये ऑल दो 10 years पहले की है, लेकिन मोर और लेस सबमिशन प्रोसेस आपके पास यही है। Until several years ago, a gene sequence had to be submitted using Bankit, one exon at a time, where each exon submission was given a unique accession number. Now, however, a set of sequences can be submitted at the same time. Therefore, one entire sequence containing exons and introns can be submitted by entering a proper identifier of each sequence segment during submission. This is all explained in Bankit Submission Help. Complex submissions containing long sequences, multiple annotations, gap sequences, or phylogenetic and population studies should be submitted using the sequence submission टूल। ठीक है, ये भी आपके पास एनसीबीआई का एक दूसरा टूल है। प्लेन सीक्वेंस अगर आपके पास है दैट इज सबमिटेड बाय द बैंकेट। इसके अलावा बाकी अगर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं तो वो आप सीक्वेंस पे जाते हैं। A single sequence file should contain less than 10,000 sequences for maximum performance. Larger submissions should be made with the TBL to ASN table to ASN format. In contrast to Bankit, which is a web-based tool, Sequence and Table to ASN are NCBA standalone submission tools and are available for download from the File Transfer Protocol FTP site for use on Mac, PC and Unix platforms. अभी जो लास्ट सेंटेंस मैंने बोला इसमें बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको इस लेवल पे समझनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले एक स्टैंड अलोन सबमिशन टूल। स्टैंड अलोन हम उस प्रोग्राम्स को कहते हैं कि हम जो ऑनलाइन यूज़ ना कर रहे हों और अपने सिस्टम पे उसको डाउनलोड करके विदाउट दी उसकी एग्जीक्यूशन में उसको इंटरनेट नहीं चाहिए हो। हाँ, उससे डाटा आपने अपलोड करना है टू एनी ऑनलाइन सर्वर, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली इंटरनेट चाहिए होगा, बट उसकी परफॉर्मेंस में आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, and are available to download from the file transfer protocol. FTP is a similar way of arranging your files online as we do on our systems.
सिस्टम्स में जैसे हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं, हर डायरेक्टरी में डिफरेंट फाइल्स और मज़ीद फ़ोल्डर्स होते हैं। सिमिलरली ऑनलाइन भी आपके पास डाटा अगर इस तरह से अरेंज हो तो उसको हम एफ़टीपी सर्वर कहते हैं। तो एफ़टीपी सर्वर से हम इन जो 2 प्रोग्राम्स हैं, टेबल टू एसएन और सीक्वेंट, इनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को डाउनलोड करेंगे टू आवर लोकल सिस्टम और वहाँ पे उसको इंस्टॉल करके परफॉर्म कर सकते हैं। Therefore, the submitter can download sequence or table to assign work offline to prepare the submission in the required format and finally submit. ठीक है, ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी होती हैं कि जब हम लार्ज डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर किसी वजह से हॉल्ट हो जाती है तो ओवरऑल हमारे एनालिसिस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो मोस्टली हम जो हाई थ्रूपुट डाटा को एनालाइज करने जा रहे होते हैं वहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको स्टैंड अलोन वर्जन में अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं एंड देन वहाँ पे उस चीज़ को प्रोसीड करते हैं। पूरी एनालिसिस परफॉर्म आपकी सिस्टम पे ही होती है। At the NCBI, in addition to GenBank, various other types of sequence data can be submitted to various other databases such as the Sequence Read Archive, which stores raw sequencing data from various next generation sequencing platforms. ठीक है, द ट्रेस आर्काइव विच स्टोर्स सीक्वेंसिंग डाटा फ्रॉम जेल कैपिलरी प्लेटफॉर्म सच एज द अप्लाइड बायोसिस्टम्स। अब सीक्वेंसिंग मैथडोलॉजीज जैसे डिफरेंट हैं तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो रहे होते हैं और उन फॉर्मेट्स को विदाउट एनोटेशन अगर आप अपलोड करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। ठीक है, आपका जो कोर्स होगा जीनोमिक्स का उसमें आप देखेंगे कि डीएनए सीक्वेंसिंग या प्रोटीन सीक्वेंसिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं और हर मेथड में आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजल्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं। तो उन रिजल्ट्स को डायरेक्टली बिल्कुल रॉ फॉर्म में विदाउट एनोटेशन अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उनके भी रिस्पेक्टिव डेटाबेसेस मौजूद हैं। डेटाबेस ऑफ स्निप्स स्टोर्स म्यूटेशन डाटा सच एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इंसर्शन डिलीशन जिनको हम इंडल सीक्वेंस कहते हैं, नॉन पॉलीमॉर्फिक वेरिएंट्स etc. DBWAR, which stored data on genomic structural variations and gene expression omnibus, stores Miami complaint gene expression data. ये आपके पास क्या है, Miami is discussed in the footnote, एक different kind of फाइल फॉर्मेट आ जाता है। सो ये आपके पास ओवरऑल एक मेथडोलॉजी है कि हाउ टू सबमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा ऑन एनसीबीआई। ठीक है, सबमिशन टू ई एन ई एम बी एल को हम करते हैं स्किप, क्योंकि आपके लिए फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ही डेटाबेस को फोकस करना ज़रूरी होता है। सबमिशन टू डी डी बी जे भी हम कर देते हैं स्किप। ठीक है, मोस्टली पाकिस्तान से जो पब्लिकेशन होती हैं वो मोस्टली दे पब्लिश देयर सीक्वेंसेस इन दी एन सी बी आई। ठीक है, let me check how many students are there. Still we have 13 students और रिकॉर्डिंग हमारी जारी है। ठीक है, ये टॉपिक हम देखते हैं कि कितना है। 543 ये हो गया। सीक्वेंस फ्लैट फाइल फॉर्मेट, इसके बाद आपके पास वो तमाम ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इस तक जाके अपने आज के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा गैप देके 10 to 15 मिनट्स का हम लोग गैदर होंगे एट 12:15 और जो आपका असाइनमेंट है उसको हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। Availability of the standard sequence to the public. During submission of the sequence, the submitter may choose to release the sequence information to the public at a later date.
many months later than the actual date of the submission to the database by giving instructions during the submission. एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि या तो आप फ़ौरन से सबमिट करा के सीक्वेंस को मेक अवेलेबल करें टू द पब्लिक, या फिर किसी एक लेटर डेट पे आप करवा देते हैं। वो समटाइम्स इसलिए होता है कि जब तक आपकी पब्लिकेशन नहीं आ जाए, वो सीक्वेंस आपके नाम किसी पब्लिकेशन में ना लिखी जाए, तो मोस्टली रिसर्चर्स क्या करते हैं कि उसको एक लेटर डेट तक होल्ड करवा देते हैं। वंस द पब्लिकेशन इज़ रिलीज देन उस सीक्वेंस वाली भी पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। This usually happens if there are multiple labs working on the same gene protein and the work of the scientist submitting the sequence is still not completed for publication at the time the sequence information is submitted. If such a later release date is not chosen, the sequence is released as such as the database staff is done with verifying the submission and released information. एक स्पेसिफिक चेकिंग होती है आपके पास आपके डेटाबेस में जब सबमिशन होती है, और उसमें यही होता है कि आपके सबमिशन में आपने कौन सा सीक्वेंसिंग मेथड यूज़ किया है, किस बैक्टीरिया या किस ऑर्गेनिज्म के वो सीक्वेंस है, कौन सी जीन सीक्वेंस है, क्या कंडीशंस थी, तमाम की तमाम हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। इसमें भी अगर किसी किस्म का एरर होता है तो ड्यूरिंग सबमिशन ही आपके पास वेरिफिकेशन प्रोसीजर में वो चीज़ वापस आ जाती है फॉर विद द ऑब्जर्वेशंस। सीक्वेंस फ्लैट फाइल फॉर्मेट क्या है? ड्यूरिंग sequence submissions, the submitter has to provide and some relevant information about the sequence, such as the name of the mRNA gene, the source, annotation, open reading frame, and putative translation product. All this information is displayed along with the sequence in the flat file. अब क्या कह रहे हैं कि हमने एक चीज़ एट्रीब्यूट होती है बीएस के स्टूडेंट्स को पता होगा, मेटा डेटा की, सपोर्टिंग डेटा। सिंगल हमने सीक्वेंस सबमिट नहीं करवानी, उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है कि जैसे मैंने बताई ये सारी चीज़ ना, कि किस ऑर्गेनिज्म से लिया, किस जीन का है, साइज़ क्या है, ये तमाम चीज़ें, तो इन चीज़ों को हमें प्रोवाइड करना होता है इन अ फ्लैट फाइल फॉर्मेट। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड अलॉन्ग विद द सीक्वेंस इन द फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल इसलिए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इसमें सिर्फ आपके पास कोई अगेन फॉर्मेटिंग नहीं होती, जस्ट द टेक्स्ट मौजूद होता है, इसको प्लेन फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं। द जीन बैंक एंड DDBJ formats of the sequence flat file are almost identical except for the two fields gene bank entries contain GI numbers. Each GI number is unique to the gene bank entry only. DDBJ entries contain information about the total number of adenine, cytosine, guanine, and thymine in the sequence. Gene bank entries do not have this. Like DDBJ, the EMBL bank also contain the amount of ACGTs. ये वैसे सिंपल सी चीज़ है, आप MS वर्ड में भी एक कोई सीक्वेंस ओपन करें तो वहाँ पे भी आप ACGT को फाइंड आउट कर सकते हैं। The GA number, also written as GI, stands for Gene Info Identifier and was an early system used to access gene bank and related databases. The GI number are assigned consequently to each sequence record possessed by the NCBI. A GI number of sequence has no resemblance to the accession number of the sequence. ठीक है, मैंने दो बताया कि जीन बैंक में दो किस्म के आइडेंटिफायर्स चलते हैं, GI नंबर विच इज़ टोटली न्यूमेरिकल, और आपके पास एक चलता है दैट इज़ दी एक्सेशन नंबर, जिस जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। Specific sequence information from GenBank can be retrieved from the nucleotide database if the accession number or GA number is known. If the accession number or GA number is not known, sequence information can still be retrieved from the nucleotide databases using a combination of keywords such as species name, sequence name, author name, etc. Again, there are billions of entries in the NCBI GenBank.
अगर आपको बिलियंस ऑफ एंट्रीज में से किसी का आपको पता है जीए नंबर, तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीए नंबर नहीं पता बट यू नो कि किस जीन का सीक्वेंस चाह रहे हैं फ्रॉम किस विच ऑर्गेनिज्म, तो आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए सर्च कर सकते हैं। In this situation, many sequence information records may be retrieved depending on the search terms used, and the search may have to be further narrowed to get the desired sequence. अमूमन जब आप बायोलॉजिकल साइंसेज या किसी भी लिटरेचर के साइंसेज में आप कर रहे होते हैं कोई सर्च, तो आप एक कीवर्ड लिखते हैं और आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। अब आप देखें कि आपने कीवर्ड लिखा है, लेट्स से डीएनए। अब डीएनए तो एक ऐसा कीवर्ड है कि जो आप समझ सकते हैं कि डीएनए जब से 1950 60s में सामने आया और अब तक मोस्टली 70 80 ईयर्स हो गए, तो हर पब्लिकेशन में यूज़ होगा। तो आपको बहुत स्पेसिफिक रह के अपनी रिसर्च को सर्च को कीवर्ड्स लिखने होते हैं, और इस तरीके से आप अपने ऑर्गेनिज्म का पूरा बाइनोमियल नेम लिखें। आपने किसी जीन का साइज़ पता करना है, तो साइज़ एग्जैक्टली आप लिखेंगे तो आपके पास स्पेसिफिकली वही वाली जीन्स आएंगी। लाइकवाइज जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, आपके पास डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स में भी है, प्लांट्स में भी है, ह्यूमंस में भी है। बट बैक्टीरियल वर्ड आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब आपको तमाम ऑर्गेनिजम्स के डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बताएगा। तो यू नीड टू मेंशन बैक्टीरिया वर्ड इन डबल कोट्स सो दैट आपके पास जो भी रिजल्ट्स हैं वो पर्टिकुलरली रिलेट कर रहे हो विद द किंगडम प्रोकैरियोट। Gene and mRNA sequences records can also be obtained from the gene database portal. Specific sequence information from the EMBL can be retrieved using the DB fetch। ठीक है, ये अब EMBL क्या जाता है। आई प्रेफर कि मोस्टली आपको चीज़ें जो बताई जाएँ वो EMBL के हवाले से हों। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ में क्या चीज़ लिखी हुई थी और फिर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। EMBL के बारे से है और ठीक है। तो जीन बैंक सीक्वेंस फ्लैट फाइल फॉर्मेट, इसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो हमारे पास अगेन स्टूडेंट्स जो मौजूद हैं, स्टिल वी हैव 12 स्टूडेंट्स, तो कम हो गए हैं। तो बाकी बच्चे अगेन वी हैव 13। सो बाकी जो 6 स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप लोग, जो मैं वीडियो लिंक शेयर करूँगा उस पे आपने करना है कि उसकी वीडियो आपने अटेंड करनी है, और अटेंड करने के बाद आपने बता देना है कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिया है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ। ठीक है, हम देखेंगे कि 12:10 तक, 12:15 तक मैं बता दूंगा ग्रुप पे, और आपने उस वक्त दोबारा से आना है टू सी के असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर देता हूँ।